नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम उतरे हैं समंदर की उन गहराइयों में जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती, लेकिन जहां से आई थी एक ऐसी आवाज, ऊम, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक आवाज जिसे नाम दिया गया द ब्लूप। बिल्कुल, साल 1997 की बात है ये। पैसिफिक ओशन के एकदम अंधेरे ठंडे पानी में लगे हुए थे कुछ बेहद सेंसिटिव अंडर वाटर माइक्रोफोन्स, और उन्होंने रिकॉर्ड की एक बहुत ही अजीब, बहुत दमदार और एक अविश्वसनीय रूप से लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज। मतलब इतनी गहरी आवाज थी जैसे समंदर खुद कराह रहा हो। और दमदार से आपका मतलब है? कितनी दमदार? मैंने सुना ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी। अरे मामूली तो बिल्कुल नहीं थी। ये आवाज इतनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इसे 5000 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, करीब 3000 मील दूर लगे सेंसस ने भी साफ साफ पकड़ा। क्या 5000 किलोमीटर? हाँ, आप सोच सकती हैं। मतलब दिल्ली से लंदन जितनी दूरी पर कोई आवाज सुनाई दे। शुरुआत में तो अरे वैज्ञानिक भी एकदम हैरान थे कि आखिर ये बला है क्या, कोई अनजाना समुद्री राक्षस या कुछ और। 5000 किलोमीटर, ये तो मतलब सोचने में भी अजीब लगता है। और ये रिकॉर्डिंग किसने किया था? मतलब ये माइक्रोफोन्स किसने लगाए थे समंदर में इतने गहरे? ये रिकॉर्डिंग्स की थी अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब NOAA ने। उन्होंने समंदर के नीचे हाइड्रोफोन्स का एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक जाल बिछा रखा है। और मजे की बात यह है कि ये जो सिस्टम है, जिसे पहले सोसूस और बाद में IOS कहा गया, ये असल में कोल्ड वॉर के जमाने में बनाया गया था। अच्छा, कोल्ड वॉर। हाँ, दुश्मन देशों की पनडुब्बियों, मतलब सबमरीन्स की जासूसी करने के लिए ये इसका ओरिजिनल पर्पस था। अरे वाह, मतलब एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी अब कुदरत के रहस्य सुलझाने के काम आ रही है। कमाल है। तो आज का हमारा मिशन फिर साफ है। इस रहस्यमयी ब्लूप की तह तक जाना है, इसके हर पहलू को खंगालना है और समझना है कि आखिर ये आवाज ये आई कहां से थी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं खुद इस आवाज से ही। जैसा मैंने कहा, ब्लूप की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, एकदम एकदम बेस वाली गहरी आवाज। लेकिन उसका एम्पलीट्यूड, यानी आवाज की ताकत या कह लें ऊंचाई, वो बहुत ज्यादा थी। कितनी ज्यादा? इतनी ज्यादा कि उस समय ज्ञात किसी भी समुद्री जीव, यहां तक कि सबसे बड़ी जो ब्लू व्हेल होती है ना, उसकी आवाज से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी ये। कई गुना ज्यादा? सच में? ब्लू व्हेल तो खुद ही इतनी विशाल होती है, उसकी आवाज तो मीलों तक जाती है कहते हैं। उससे भी तेज? हाँ, उससे भी काफी तेज। और ये आवाज सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगहों पर एक साथ सुनी गई है ना? मतलब वो 5000 किलोमीटर वाली बात। बिल्कुल। कम से कम 2 अलग-अलग सेंसर एरेज के, जो हजारों किलोमीटर्स दूर थे एक दूसरे से, और उन्होंने इसे लगभग एक ही समय पे डिटेक्ट किया। यही बात इसे और भी रहस्यमय बना रही थी। जरा सोचिए, इतनी एनर्जी कहां से आई होगी? हम्म। सुनने वालों की सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि NOAA ने जो रिकॉर्डिंग जारी की है ना, उसे 16 गुना तेज किया गया है। अच्छा, 16 गुना? क्यों? ताकि वो हमारे सुनने की रेंज में आ सके। असली आवाज तो इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और धीमी थी। सुनने में शायद पता भी ना चलती। समझ गई। तो ये जो हाइड्रोफोन्स का जाल है, SOS US, ये कैसे काम करता है? मतलब जासूसी से वैज्ञानिक खोज तक का सफर, ये कैसे हुआ? देखिए, कोल्ड वॉर के टाइम समंदर के नीचे ये माइक्रोफोन्स का नेटवर्क बिल्कुल चुपके से बिछाया गया था। मकसद तो सीधा था, सोवियत पनडुब्बियों की हल्की सी आहट भी पकड़ लेना। वो प्रोपेलर की आवाज वगैरह। ये इतने सेंसिटिव थे कि हजारों मील दूर की पनडुब्बी के घूमने की आवाज भी सुन सकते थे। बाप रे। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो शुरू में वैज्ञानिकों को लगा कि अरे ये सिस्टम तो अब बेकार हो जाएगा, इसका क्या करें। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि अरे नहीं, ये तो समंदर की आवाजों को सुनने के लिए, मतलब पानी के नीचे होने वाले भूकंपों को समझने के लिए, समुद्री जीवन पर रिसर्च करने के लिए, ये तो एक खजाना है। इसी को कहते हैं पैसिव अकॉस्टिक मॉनिटरिंग, या PAM, मतलब बिना कोई सिग्नल भेजे चुपचाप सिर्फ सुनना। कमाल की बात है। PAM, पैसिव अकूस्टिक मॉनिटरिंग। सही है। तो जैसे ये ब्लूप की आवाज आई होगी, वैज्ञानिकों के दिमाग में सबसे पहले क्या खटका? क्या उन्हें लगा कि कोई अनदेखा जीव है? हाँ, ये सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी थी। बिल्कुल। इसकी वजह थी आवाज का फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल। मतलब जिस तरह आवाज की पिच समय के साथ बदल रही थी, उसमें कुछ हद तक वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जैसी समुद्री जानवरों की आवाजों में होती हैं। एक उतार चढ़ाव, एक पैटर्न सा।
एक पैटर्न था, लेकिन फिर पेच कहाँ फंसा? अगर पैटर्न जानवरों जैसा था, तो मान क्यों नहीं लिया कि कोई जीव है? पेच फंसा उसकी इंटेंसिटी पर, उसकी जबरदस्त ताकत पर। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, उन्होंने कैलकुलेशंस की कि अगर ये आवाज किसी जानवर ने पैदा की है तो उसे कितना बड़ा होना चाहिए, और नतीजा चौंकाने वाला था। कितना बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब कितना विशाल? अंदाजा ये था कि उस जानवर को दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली ब्लू व्हेल से भी काफी ज्यादा बड़ा होना पड़ता, शायद कई गुना बड़ा। कई गुना बड़ा ब्लू व्हेल से भी? हाँ, और यहीं से मामला अटक गया, क्योंकि इतना बड़ा कोई जीव, क्या ये मुमकिन है? आज तक तो कोई सबूत मिला नहीं। यहीं से फिर कल्पनाओं ने उड़ान भरी होगी पक्का। मैंने भी ऑनलाइन पढ़ा है, रेडिट जैसे फोरम्स पर, तो लोगों ने क्या क्या नहीं सोच डाला। अरे बिल्कुल। कोई कह रहा था ये गहरे समंदर में रहने वाला कोई जायंट स्क्विड है, कोई HP लवक्राफ्ट की कहानियों वाले मॉन्स्टर कथुलू को याद कर रहा था। हाँ, कथुलू। तो कुछ लोग इसे जापानी फिल्मों के काइजू जैसा कोई दैत्य मान बैठे थे। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन तो यही सब चल रहा था। और एक अफवाह ये भी उड़ी कि इस आवाज का एक बायोलॉजिकल सिग्नेचर है। बायोलॉजिकल सिग्नेचर मतलब इसके पैटर्न से पक्का लगता है कि ये किसी जीव की ही आवाज है, ऐसा कहा गया। हालांकि बाद में लगा कि ये बात शायद मीडिया ने थोड़ी सेंसेशन बनाने के लिए फैला दी थी। NOAO के वैज्ञानिक खुद वो शुरू से ही इसे बायोलॉजिकल मानने में हिचक रहे थे, क्योंकि वो स्केल वाली प्रॉब्लम, वो साइज वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। लेकिन लोग इतनी आसानी से मानने को तैयार क्यों नहीं थे कि ये कोई जीव नहीं है? शायद इसलिए कि हम समंदर के बारे में जानते ही कितना कम है। कहते हैं 95% से ज्यादा समंदर तो आज भी हमने देखा ही नहीं है। किसने देखा है? हाँ, ये तो है। कौन जाने वहां नीचे क्या क्या छिपा हो, कुछ भी हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। गहरा समुंदर रहस्यों का भंडार है, और नई प्रजातियों की खोज की संभावना तो हमेशा बनी रहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ब्लूप के केस में वो कितना बड़ा वाला सवाल, वो इतना बड़ा था कि क्रीचर थ्योरी पर यकीन करना बहुत मुश्किल था साइंटिफिकली। और हाँ, कुछ यूट्यूब वीडियोस में तो ये भी दावा किया गया कि इसे नासा ने रिकॉर्ड किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे NOAA ने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, नासा नहीं, NOAA? हाँ, और ये भी कहा गया कि आइसबर्ग थ्योरी को फ्रीक्वेंसी की वजह से खारिज कर दिया गया था। ये भी सच नहीं है, क्योंकि अंत में आइसबर्ग से जुड़ा स्पष्टीकरण ही सही निकला। अच्छा, तो मतलब और भी आवाजें थीं। ये जानना भी जरूरी है कि क्या ब्लूप अकेली ऐसी रहस्यमयी आवाज थी जो पकड़ी गई थी, या और भी थीं उस टाइम? हाँ, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। ब्लूप अकेली नहीं थी। उसी दौर में, मतलब 90s के दशक में, NOAA के हाइड्रोफोन्स ने और भी कई अजीब और अनजानी आवाजें रिकॉर्ड की, जिन्होंने वैज्ञानिकों को उलझा दिया था शुरू में। ओह, और भी थी जैसे? और इन दूसरी आवाजों से क्या पता चला? क्या वो भी ब्लूप जितनी रहस्यमयी थी? देखिए, हर आवाज की अपनी कहानी थी। मिसाल के तौर पर एक आवाज थी जूलिया, जो 1999 में रिकॉर्ड हुई। कुछ लोगों को वो किसी के गुनगुनाने जैसी लगी थी। गुनगुनाने जैसी? हाँ, एक और थी स्लो डाउन, जिसकी फ्रीक्वेंसी समय के साथ कम होती जा रही थी। फिर एक थी सी ट्रेन, जो बिल्कुल जैसे पटरी पर ट्रेन के पहियों की आवाज होती है ना, वैसी लगती थी। इन सबको शुरू में रहस्य माना गया, बिल्कुल ब्लूप की तरह। लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर का कनेक्शन अंटार्कटिका के पास जो विशाल आइसबर्ग्स है ना, उनके टूटने या समुद्र तल से रगड़ने से जुड़ता गया। जैसे जूलिया और सी ट्रेन के बारे में तो आखिर में यही माना गया कि वो आइसबर्ग्स की वजह से थी। अच्छा, तो आइसबर्ग्स इतनी अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं? गुनगुलाने जैसी, ट्रेन जैसी? हाँ बिल्कुल, उनके साइज, शेप, वो कैसे टूटते हैं, कैसे रगड़ खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और कोई आवाज जो अलग थी, मतलब जो आइसबर्ग से न जुड़ी हो? अम्मा, एक आवाज अपस्वीप थी जो 1991 से ही सुनाई दे रही थी। उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे से ऊपर जाती थी, मतलब बढ़ती जाती थी, और वो मौसम के हिसाब से बदलती थी। उसका सोर्स पता चला कि अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी वाले इलाके में था, पानी के नीचे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी? हाँ, तो दिलचस्प बात यह हुई कि जैसे जैसे ये दूसरी रहस्यमयी आवाजें सुलझती गईं और उनका कारण प्राकृतिक घटनाएं, खासकर आइसबर्ग्स या ज्वालामुखी, निकलता गया, वैसे वैसे ब्लूप के भी किसी प्राकृतिक स्रोत से आने की संभावना बढ़ती गई। इसने वैज्ञानिकों को क्रीचर थ्योरी से हटकर सोचने पर मजबूर किया। अच्छा, तो ये दूसरी आवाजें एक तरह से सुराग बन गईं,
ब्लूप को समझने के लिए। मतलब पैटर्न दिखने लगा कि शायद ये सब विशालकाय जीव नहीं बल्कि पृथ्वी की अपनी गतिविधियां हैं। बिल्कुल सही। पैटर्न यही इशारा कर रहा था कि ये कुछ बड़ा जियोलॉजिकल या क्रायोस्फेरिक बर्फ से जुड़ा हो सकता है। नोआ के वैज्ञानिक, खासकर उनकी एक लैब है पैसिफिक मरीन एनवायरमेंटल लेबोरेटरी PMDL, उसके लोग इसी दिशा में गहराई से जांच कर रहे थे। उन्होंने अंटार्कटिका के आसपास और ज्यादा हाइड्रोफोन्स लगाए ताकि आवाज के सोर्स को और सटीक एकदम पिन पॉइंट किया जा सके। और फिर क्या मिला उन्हें? वो कौन सी प्राकृतिक घटना थी जो इतनी शक्तिशाली आवाज पैदा कर सकती थी, ब्लू व्हेल से भी ज्यादा? उन्हें जवाब मिला आइस क्वेक के रूप में। आइस क्वेक मतलब बर्फ का भूकंप? एग्जैक्टली जैसे जमीन पर भूकंप आते हैं अर्थक्वेक, वैसे ही जब बर्फ की बहुत बड़ी चट्टानें यानी आइसबर्ग्स टूटती हैं, उनमें दरारें पड़ती हैं या वो एकदम से फटती हैं, तो उससे भी साइज्मिक वेव्स जैसी तरंगें पैदा होती हैं और पानी में शक्तिशाली आवाजें गूंजती हैं। इन्हें ही कहते हैं आइस क्वेक। आइस क्वेक, ये तो सुनने में ही दमदार लग रहा है। पर क्या ये पक्का था कि ब्लूप एक आइस क्वेक ही था? इसका सबूत कैसे मिला? क्या सबूत था? सबूत मिला आवाज के विश्लेषण से, मतलब उसके साउंड सिग्नेचर से। वैज्ञानिकों ने ब्लूप का स्पेक्ट्रोग्राम देखा। स्पेक्ट्रोग्राम समझ लीजिए आवाज का एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है। अच्छा, फिंगरप्रिंट जैसा? हाँ, जो दिखाता है कि समय के साथ उसकी पिच, फ्रीक्वेंसी और ताकत, एम्पलीट्यूड कैसे बदल रही है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने ब्लूप के इस फिंगरप्रिंट की तुलना उन आवाजों के फिंगरप्रिंट से की जो ज्ञात आइसक्वेक से पैदा हुई थीं। खासकर जब बड़े आइसबर्ग्स टूटते हैं, उस प्रोसेस को काल्विंग या फ्रैक्चरिंग कहते हैं, तब जो आवाजें आती हैं उनसे कंपेयर किया। और क्या वो फिंगरप्रिंट्स मिले, मतलब मैच हुए? हाँ, वो काफी हद तक मिलते जुलते थे, मतलब सिग्नेचर काफी सिमिलर था। खासतौर पे 2008 में जब उन्होंने एक बहुत बड़े आइसबर्ग A53A उसके टूटने की घटना को रिकॉर्ड किया, तो उसकी आवाज का स्पेक्ट्रोग्राम ब्लूप के स्पेक्ट्रोग्राम से काफी मिलता जुलता पाया गया। ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि ये स्मोकिंग गन था, एक बड़ा सबूत था। तो इसका मतलब ब्लूप का सोर्स अंटार्कटिका के पास ही था? विश्लेषण यही बताता है। आवाज की दिशा और पैटर्न से लगता है कि ये अंटार्कटिका के पास ब्रांसफील्ड स्ट्रेट और रॉस सी के बीच के इलाके से या फिर केप अडेयर के पास से आई थी। ये वो इलाके हैं जो क्रायोजेनिक सिग्नल्स मतलब बर्फीली प्रक्रियाओं से पैदा होने वाली आवाजों के लिए जाने जाते हैं। यहीं पर विशाल आइसबर्ग्स टूटते और खिसकते रहते हैं अक्सर। और NOAA ने इसे ऑफिशियली कब माना, मतलब कब कहा कि हाँ ये आइसक्वेक ही है? साल 2005 में, और फिर बाद के विश्लेषणों से जब और पुष्टि हो गई, खासकर वो F53A वाली घटना के बाद, तो नोआ ने कहा कि अब वो काफी निश्चित है कि ब्लूप की रहस्यमयी आवाज असल में एक बहुत बड़े आइसक्वेक या आइस कैल्विंग की घटना से पैदा हुई थी। कोई समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की ही एक जबरदस्त प्राकृतिक ताकत का प्रदर्शन था वो। तो मतलब कथुलू नहीं था, काइजू भी नहीं। उफ, थोड़ी निराशा तो हुई होगी उन लोगों को जो किसी मॉन्स्टर की उम्मीद लगाए बैठे थे। हाँ, रोमांचक कहानियों का अंत थोड़ा फीका लग सकता है कभी-कभी, लेकिन यहाँ एक ज्यादा गहरा और शायद ज्यादा जरूरी सवाल उठता है। अगर ये कोई दैत्य नहीं था, तो भी ब्लूप इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका असली मतलब क्या है हमारे लिए? हाँ, यहीं पे शायद मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। क्या इसका संबंध क्लाइमेट चेंज से है? बिल्कुल, यहीं पर ब्लूप की कहानी एक चेतावनी बन जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में ग्लेशियर्स और आइस शीट्स तेजी से पिघल रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं। अंटार्कटिका में भी बर्फ की विशाल चट्टानें ज्यादा टूट रही हैं, ज्यादा आइसक्वेक्स हो रहे हैं। ये एक फैक्ट है। तो ब्लूप जैसी शक्तिशाली आवाजें शायद हमें भविष्य में और सुनने को मिले। और ये आवाजें एक तरह से हमारे ग्रह के बदलते हुए स्वास्थ्य का अलार्म है। ये तो चिंता की बात है। लेकिन इस पूरी खोज ने एक और चीज साबित की, वो है पैसिव अकूस्टिक मॉनिटरिंग तकनीक की ताकत, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक कोल्ड वॉर की जासूसी तकनीक आज हमें अपने ही ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही है। ये अंडर वाटर माइक्रोफोन्स का नेटवर्क हमें समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री जीवों के व्यवहार और अब आइसक्वेक्स जैसी घटनाओं के बारे में वो जानकारी दे रहा है जो पहले नामुमकिन थी। हम सिर्फ सुनकर, सिर्फ आवाजों से इतना कुछ जान पा रहे हैं। और मैंने सुना है कि वैज्ञानिक ये भी सोच रहे हैं कि यही पैम तकनीक भविष्य में दूसरे ग्रहों या चांदों के समंदरों को समझने में भी काम आ सकती है।
जैसे बृहस्पति का चांद यूरोपा या शनि का एनसेलाडस, वहां भी तो समंदर है कहते हैं बर्फ के नीचे। जी हाँ, ये इसका सबसे रोमांचक पहलू है। यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चांदों की बर्फीली सतह के नीचे विशाल पानी के समंदर होने का पक्का अनुमान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां भी आइसक्वेक्स हो सकते हैं, या शायद पानी के नीचे गर्म पानी के फवारे हों, हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं जिन्हें, या क्रायोवॉल्केनिज्म हो, मतलब बर्फ के ज्वालामुखी। और अगर अगर वहां जीवन है किसी रूप में, तो शायद वो भी कुछ आवाजें करता हो। भविष्य के मिशंस शायद वहां माइक्रोफोन्स बेचकर इन आवाजों को सुनने की कोशिश करें। पैम हमें उन एलियन दुनियाओं के राज खोलने की चाबी दे सकता है। वाह, तो ब्लूप की कहानी सिर्फ एक रहस्य सुलझने की कहानी नहीं है, ये विज्ञान के काम करने के तरीके को भी दिखाती है। कैसे एक पहेली सामने आती है, अलग अलग थियरीज बनती हैं, फिर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, विश्लेषण होता है और धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है, भले ही वो सच्चाई हमारी कल्पनाओं जितनी रंगीन ना हो। एकदम सही कहा। विज्ञान इसी धैर्य, इसी बारीकी से किए गए अवलोकन और सबूतों पर टिके रहने का नाम है। ब्लूप का रहस्य सुलझ गया, पर इसने हमें हमारी पृथ्वी के बारे में, जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में और भविष्य में ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया। तो चलिए इस पूरी दास्तान को समेटते हैं एक बार। 1997 में प्रशांत महासागर की गहराइयों से आई वो बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी आवाज, जिसे द ब्लूप कहा गया और जिसने समुद्री दैत्यों की कहानियों को खूब हवा दी। वो असल में कोई राक्षस नहीं, बल्कि अंटार्कटिका के पास एक बहुत बड़े आइसबर्ग के टूटने या फटने से पैदा हुआ एक जबरदस्त आइसक्वेक था। हाँ, एक प्राकृतिक घटना, लेकिन अपने स्केल और अपनी ताकत में बिल्कुल असाधारण। बिल्कुल। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना डायनामिक है, कितना शक्तिशाली है, और हमें अभी भी इसके कितने ही रहस्य जानने बाकी हैं। यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर सिर्फ आवाज़ों को सुनकर हम पृथ्वी के समंदरों के इतने राज खोल सकते हैं, तो सोचिए जब हम यही तकनीक यूरोपा या एनसेलाडस जैसे चांदों के बर्फीले समंदरों तक ले जाएंगे, तो वहाँ हमें क्या सुनने को मिलेगा? क्या वहाँ भी अपनी ब्लूप जैसी आवाज़ें होंगी, या कुछ ऐसा जो हमने कभी सोचा भी ना हो? तो ये सवाल ही भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण को इतना रोमांचक बनाता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.